हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पर। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 8 कृषि विज्ञान यूपी बोर्ड इकाई 7 को पढ़ेंगे। हमारे इकाई का नाम है सिंचाई की विविध विधियाँ तथा जल निकास। ठीक है, पाठ का यानी कि इकाई का नाम है सिंचाई की विधियाँ तथा जल निकास। तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पर सही का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न है कि सरसों की सिंचाई किस विधि से की जाती है। तो इसका ग नंबर सही है, क्यारी विधि। अगला प्रश्न है 2 नंबर, आलू की फसल की सिंचाई किस विधि से की जाती है। तो इसका सही है घ नंबर, कुड़ विधि। अगला है 3 नंबर की ऊंची नीची भूमि की सिंचाई किस विधि से करते हैं। तो इसका सही है ग नंबर, छिड़काव विधि। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है 4 नंबर की खेत में जल भराव से मृदा ताप क्या होता है, घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका सही है क नंबर, घटता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, यहाँ रिक्त स्थान है, विधि सिंचाई की उत्तम विधि है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगी क्यारी। दूसरा है, यहाँ रिक्त स्थान है कि नमी के कारण अंकुरण अच्छा नहीं होता। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे नमी। तीसरा है, यहाँ रिक्त स्थान है, विधि के आलू के खेत की सिंचाई की जाती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे कुड़। अगला है, यहाँ रिक्त स्थान है, विधि में अधिक धन तथा कुशल श्रम की आवश्यकता पड़ती है। तो रिक्त स्थान पे भरेंगे ड्रिप। अब देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर, निम्नलिखित कथन में सही के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाइए। जिसमें पहला प्रश्न दिया गया है कि प्रवाह विधि से आलू की सिंचाई की जाती है, ये गलत है। दूसरा है, प्रवाह विधि से कम श्रम की आवश्यकता होती है, तो ये सही है। 3 नंबर है, क्यारी विधि से गेहूं की सिंचाई नहीं की जाती, ये गलत है। 4 नंबर है, कुड़ विधि से गन्ने की सिंचाई की जाती है, ये गलत है। 5 नंबर है, थाला विधि से पपीते के बाग की सिंचाई की जाती है, ये सही है। आप देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, निम्नलिखित में स्तंभ क का स्तंभ ख से सुमेल कीजिए। ठीक है, गेहूं की सिंचाई, इसको हम लोग मिला देंगे क्यारी विधि में। धान की सिंचाई, इसको मिला देंगे प्रवाह या जल प्लावन विधि। अगला है जल निकास विधि, इसको हम लोग मिला देंगे भूमिगत नाली। अगला है जल भराव भूमि, इसको मिला देंगे दलदली में। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है 5 नंबर, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर है, सिंचाई देर से करने पर फसलों पर कुप्रभाव पड़ता है और पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता, जिससे उत्पादन पूरी नहीं मिल पाती। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 6 नंबर, जल भराव से पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका उत्तर है, जड़ों की वृद्धि पर बुरा प्रभाव पड़ता है, पौधे मुरझाने लगते हैं, जड़ों द्वारा भूमि से पोषक तत्वों के अवशोषण की क्रिया रुक जाती है, रासायनिक पदार्थ विषैले पदार्थों में बदल जाते हैं, जिससे फसलों की वृद्धि तथा विकास प्रभावित होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर,
छिड़काव विधि क्या है? भारत में यह विधि कभी अभी तक अधिक लोकप्रिय क्यों नहीं हो सकी? तो इसका उत्तर है छिड़काव विधि में पानी को पाइप के द्वारा खेत तक लाया जाता है और स्वचालित यंत्रों द्वारा छिड़काव करके सिंचाई की जाती है। कृषि कार्य में छिड़काव विधि सिंचाई की उत्तम मानी जाती है। इस विधि में महंगे यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। भारतीय किसान इन महंगे यंत्रों को खरीद पाने में समर्थ नहीं है, इसीलिए यह विधि भारत के लोकप्रिय नहीं हो सकी। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 8 नंबर दिया गया है, थाला विधि से सिंचाई के 2 लाभ बताइए। तो पहले हेडिंग डालेंगे ऐसे, थाला विधि से सिंचाई के 2 लाभ। पहला, इस विधि में सिंचाई करने पर जल की बचत होती है क्योंकि पानी पूरी क्षेत्र में देने के बजाय प्रत्येक पौधे में जड़ के पास बने थालों में दिया जाता है। दूसरा है, पौधों की जड़ तना सीधे जल संपर्क में नहीं आते, जिससे पौधों को कोई हानि नहीं होती। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है 9 नंबर, जल जमाव से होने वाली 2 हानियां बताइए। तो लिखेंगे उत्तर में, जल जमाव से होने वाली 2 हानियां निम्नलिखित है। पहला, मृदा वायु संचार और मृदा ताप में कमी होना। दूसरा, भूमि का दलदली होना और हानिकारक लवण इकट्ठे होना। अब देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर, उचित जल निकास का मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका पहला है उत्तर में कि भूमि का ताप संतुलित हो जाता है, जिससे बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। दूसरा, हानिकारक लवण बह जाते हैं, मृदा संरचना में सुधार हो जाता है। तीसरा, मृदा में जीवाणु क्रियाशीलता बढ़ जाती है, जिससे भूमि की उर्वरता बढ़ जाती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 11 नंबर है, थाला विधि की सिंचाई का चित्र। तो दोस्तों, आप इस चित्र को देख सकते हैं, ठीक है। ये थाला विधि से सिंचाई करने वाला यंत्र है, ठीक है। आप इसे अच्छे से देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं आगे। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर है, आवश्यकता से अधिक सिंचाई करने से फसल पीली पड़कर नष्ट होने लगती है। जड़ों द्वारा जल का अवशोषण कम हो जाता है और पौधे मुरझाने लगते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 13 नंबर दिया गया है, सिंचाई का अर्थ समझाइए। सिंचाई की कितनी विधियां हैं? किन्हीं 2 विधियों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। उत्तर में लिखेंगे ऐसे हेडिंग सिंचाई, और इसमें लिखेंगे फसलों और बागों में पानी देने की प्रक्रिया को सिंचाई करना कहा जाता है। सिंचाई की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला, जल प्लावन या प्रवाह विधि। दूसरा, क्यारी विधि। तीसरा, कुड़ विधि। चौथा, थाला विधि। पांचवा, छिड़काव विधि। और 6 नंबर है ड्रिप यानी कि टपक विधि। अब देखते हैं, इसी में बोला है कि 2 का संचित्र वर्णन करना है। तो चलिए देखते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे प्रवाह विधि, और इसमें लिखेंगे खेत में पलेवा करना व धान में सिंचाई हेतु काम में लाई जाती है। इस विधि में सिंचाई आसानी से होती है, समय की बचत होती है। गन्ना, धान जैसे फसलों को पर्याप्त पानी मिल जाता है,
ठीक है। अब बोला है संचित वर्णन, तो आप इसका चित्र देख सकते हैं, ये है प्रवाह विधि। ठीक है। अब देखते हैं अगला दूसरा, ड्रिप यानी कि टपक विधि। तो ऐसे हेडिंग डालेंगे ड्रिप ब्रैकेट में टपक विधि और इसमें लिखेंगे इसमें जल को पौधों की जड़ में बूंद बूंद करके दिया जाता है। यह विधि ऊसर, बलुई तथा बाग के लिए उपयुक्त है। पीवीसी पाइपलाइन खेत के छिड़क बिछाकर, ठीक है, यहाँ से देखते हैं पीवीसी पाइप लाइन खेत में बिछाकर जगह जगह नोजिल लगाए जाते हैं। इस पाइपों में 2.5 किग्रा वर्ग सेमी दबाव से जल छोड़ा जाता, जो धीरे धीरे भूमि को नम करता है। अब देखते हैं अगला 14 नंबर प्रश्न है कि प्रवाह तथा ड्रिप विधि के गुण और दोष लिखिए। तो चलिए देखते हैं। पहले देखेंगे प्रवाह विधि के गुण और दोष दोनों को। ठीक है। पहले हेडिंग डालेंगे प्रवाह विधि के गुण और इसमें पहला लिखेंगे सिंचाई करने में आसानी होती है और दूसरा लिखेंगे सिंचाई करने में समय की बचत होती है। अब हेडिंग डालेंगे प्रवाह विधि के दोष, जिसमें पहला लिखेंगे खेत में जल का वितरण असमान होता है, दूसरा पानी अधिक लगता है, तीसरा ढालू खेती व अधिक नमी न सहन करने वाली फसलों के लिए अनुपयुक्त विधि है। अब देखते हैं ड्रिप विधि के गुण और दोष। तो पहले हेडिंग डालेंगे ड्रिप विधि के गुण। इसमें पहला है कम पानी से ज़्यादा क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकती है, दूसरा पानी की हानि न्यूनतम होती है। ड्रिप विधि के दोष ऐसे हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे पहला प्रारंभिक लागत अधिक होती है, दूसरा तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर, फलदार वृक्षों के लिए आप सिंचाई की किस विधि को अपनाएंगे और क्यों, वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है फलदार वृक्षों की सिंचाई के लिए थाला विधि अपनाई जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर जल की बचत होती है और पौधे पानी का समुचित उपयोग करते हैं, क्योंकि पानी जड़ों के पास थाला में दिया जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर, जल निकास का अर्थ समझाइए, जल जमाव से होने वाली हानियों का वर्णन कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। लिखेंगे हेडिंग जल निकास का अर्थ और इसमें लिखेंगे खेतों में अतिरिक्त पानी निकाल कर बहा देना जल निकास कहा जाता है। कृषि विज्ञान में इसका विशेष अर्थ है। जल निकास की निम्न विशेषताएं हैं। पहला, खेत में आवश्यकता से अधिक पानी भरने से रोकना और दूसरा, खेत में अतिरिक्त पानी की बाहर निकालना। ठीक है, खेत के अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना। अब हेडिंग डालेंगे कि जल जमाव से हानियां। ठीक है, चलिए इसमें देखते हैं। जल की अधिकता से निम्न हानियां होती हैं। पहला, मृदा वायु संचार में नमी, दूसरा मृदा ताप में कमी, तीसरा मिट्टी में हानिकारक लवणों का इकट्ठा होना, चौथा भूमि का दलदली होना, पांचवा लाभदायक मृदा जीवाणुओं के कार्यों में बाधा। अब देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर, मृदा से जल निकास कितने प्रकार से किया जाता है? जल निकास की एक विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे जल निकास की 2 विधियां हैं। पहला, सतही खुली नालियों द्वारा और दूसरा भूमिगत बंद नालियों द्वारा। तो चलिए हेडिंग लिखेंगे। हेडिंग में लिखेंगे सतही खुली नालियों द्वारा और इसमें लिखेंगे
खुली निकास नालियों में खेत सतह से 30 सेमी गहरी तथा लगभग 75 सेमी ऊंची और सीधी नालियां बनाई जाती हैं। इन्हें आगे बड़ी नाली में मिलाया जाता है। बड़ी नाली को प्राकृतिक नाले या नदी में डाला जाता है। अब हेडिंग लिखेंगे भूमिगत बंद नालियाँ। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे ये वहाँ बनाई जाती हैं जहाँ भूजल स्तर ऊंचा होता है। ये नालियाँ 3 प्रकार की होती हैं। आइए जानते हैं। पहला, पोल जल निकास नालियाँ। ऐसे हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे लकड़ी के टुकड़ों को तिनके आकार में रखकर ये जल निकास नालियाँ 80 से 90 सेमी गहरी 30 सेमी चौड़ी बनाई जाती है। अब चित्र को देख सकते हैं। ठीक है, पोल जल निकास की ये नाली है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा है स्टोन जल निकास नाली। इसमें है कि इसमें हेडिंग डालकर इसमें लिखेंगे कि इनमें पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा है टाइल डेंस। ऐसे हेडिंग डालेंगे और इसमें लिखेंगे टाइल्स से बनी नालियाँ सर्वोत्तम होती हैं। तो दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न उत्तर था। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो देख सकते हैं। और आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।